अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। आज का प्रोग्राम है हमारा स्पेशल ईद एपिसोड और आप सबको, देखने वालों को, तमाम दुनिया में हमारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमने सोचा कि ईद के हवाले से गुफ्तगू भी उन्हीं लोगों से की जाए जो कि दयारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी हैं और अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें आप से जिस शख्सियत की मुलाकात करवानी है, उनके इंट्रोडक्शन से पहले वो लोग जो कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के इम्तिहानात देते हैं, उनके वालिदैन उन्हें हमेशा एक नाम ज़रूर बताते हैं और ये ऐसा नाम है, बल्कि यूँ कहिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा उनके सामने ये एक नाम ज़रूर रखते हैं। और ये नाम एक ऐसा नाम है कि जिसने शोहरत उस वक्त हासिल की कि जब इन्होंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में इन्होंने 9 एज़ लिए और ए लेवल्स में इन्होंने कोई 22 एज़ लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया हिल गई, पाकिस्तान हिल गया कि भाई ये क्या मामला हुआ। अली मोइन नवाजिश साहब के नाम से आप वाकिफ़ होंगे और अली मोइन नवाजिश साहब जो हैं वो इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं और वहाँ पर अपनी जो तालीम है उसका सिलसिला इन्होंने अभी तक जारी रखा हुआ है। कनाडा में ये पीएचडी कर रहे हैं। इनसे हम ज़रा बात करते हैं, इनको ईद की मुबारकबाद भी देते हैं और इनसे ज़रा इनके सफ़र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बड़े ट्रॉमेटिक वक्त उन्हें याद करा दिए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर स्टूडेंट के लिए जो है मतलब बड़ा ट्रॉमेटिक सा होता है कि वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बड़ी मेहनत करता है, फिर नंबर आते नहीं है और फिर उसके बाद वालिदैन जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं सबसे कि देखो उसने तो ऐसा कर लिया और उसने तो वैसा कर लिया। ये आपको अभी तक वो हिचकियाँ आती हैं कि कहीं ना कोई याद कर रहा होता है आपको, या तो स्टूडेंट्स या वालिदैन? नहीं, मैं सबसे ना जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं ब्लैंकेट माजरत कर लेता हूँ कि अगर आपके वालिदैन ने मेरा नाम लिया हो तो मैं एडवांस में ही मैं अपोलोजाइज कर लेता हूँ। और मैं भी ना उसी जगह था, मैं भी ऐसा स्टूडेंट, मेरे वालिदैन भी, क्योंकि मैं बचपन में कभी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मुझे भी वही कंपैरिजन्स मिलते थे, तो मैं उस दर्द को ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। तो आपका कंपैरिजन किससे किया जाता था? मेरा कंपैरिजन मेरे मेरे कजिन थे उनसे किया जाता था, और मजे की बात यह है कि वो हमेशा फर्स्ट आते थे और मैं क्लास में 10th 15th 16th इस तरह चलता था। तो खैर ओ लेवल्स आए, तो थोड़ी सी पढ़ाई शुरू की, थोड़ी सी मेहनत की, तो अच्छा रिजल्ट आ गया। तो आयरनी ये थी कि मेरा कजिन बेचारा वो फिर उसके उसके काफी नाजुक हालात हो गए और मेरे अच्छे ग्रेड्स आ गए। तो खैर मेरा उनसे कंपैरिजन होता था और वो ही हेट्स इट जब भी मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन मैं मेरी कोशिश होती है जरूर सुनाऊं कि कहीं तो बदला पूरा करूं। हाँ, ये बदला पूरा हुआ है वाकई। लेकिन मुझे बताएं कि वो जो एक यूं कहें कि आपकी आपकी जो पोजीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और फिर उसके बाद ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आपने वो कमाल किया कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो ये जो चेंज था, चेंज ऑफ हार्ट कहें इसको, चेंज ऑफ माइंड कहें, ये चेंज कैसे हुआ? क्या कोई मोटिवेशन थी इसके पीछे, कोई इंस्पिरेशन थी या कुछ क्या था? अच्छा, आई थिंक देखिए, मोटिवेशन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है हर काम में कि जो चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाए, या जो काम आप सक्सेसफुली जिसमें आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए, तो आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। हम्म। उस चीज़ की आपको मोटिवेशन नहीं होती, अगर पढ़ाई के लिए अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, आपके नंबर बुरे आ रहे हैं, तो आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मुझे अच्छे कुछ टीचर्स मिले जिन्होंने बड़ा असिस्ट किया, और उस वक्त मुझे याद है कि यूट्यूब नई नई आई थी, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस और चीज़ें मिल जाती थी देखने के लिए, जिससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। तो वो बस इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ कि कोई ओवरनाइट चेंज नहीं थी, कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आना शुरू हो गई, मोटिवेशन बढ़ गई, और फिर पढ़ाई शुरू कर दी, उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिसोर्सेज अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कि आज से 20-30 साल पहले अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, उसको या लाइब्रेरी जाना पड़ता था या अपने उस्ताद से अगले दिन मिलने का इंतजार करना पड़ता था। बट अब दुनिया बदल गई है, अब तो यूट्यूब या गूगल भी नहीं करना पड़ता, अब एआई आ गया। आप कुछ भी पूछें, आपको आप सवाल की पिक्चर उसको भेज दें कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो उसका आपको जवाब और आपको इतना बेहतरीन तरीके से 10 दफा समझा देगा। तो अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई थिंक जस्ट क्या कहते हैं, पहला कदम आपने उठा लिया तो आगे मोटिवेशन भी साथ आ जाती है, चीज़ें भी अब इतनी ईजी हो गई हैं।
अच्छा, लेकिन ये कभी कभी ऐसा लगता है मुझे पर्सनली कि ये जो अबंडेंस ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड ईज जो कि स्टूडेंट्स को मिल गई है, ये कभी कभी इन इट सेल्फ ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आप शायद उसको जो है वो लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये देखें, अब एक पेडोलॉजिकल और एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब ये एक सफर है इंसानियत का ना, कि हर चीज हर जनरेशन के लिए जो है वो इजी हो जाती है। कहते हैं कि एक जनरेशन के जो चैलेंजेस होते हैं वो दूसरी जनरेशन के टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें होती हैं। हाँ, तो कैलकुलेटर की आप मिसाल ले लें कि जब कैलकुलेटर नहीं था तो हर कैलकुलेशन कितना टाइम लगता था करने में, अब कैलकुलेटर 1 सेकंड में कर देता है। फिर कंप्यूटर आ गए, तो फिर वो हम शोल्डर ऑफ जाइंट्स पे स्टैंड करते हैं ना, तो मैं तो उसको नेगेटिव नहीं लेता। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर कहता हूँ कि अब आप वो काम अगर आपके लिए इतना आसान हो गया तो उसको आप आगे कितना लेके जा सकते हैं अगली जनरेशन के लिए। तो आई थिंक बिल्कुल। ये हमारी अगली जनरेशन का चैलेंज होगा। अच्छा, आपने एक और बात की थी कि वो कोई कुछ असातिज़ा आपको ऐसे मिल गए कि जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाना इस तरह शुरू किया कि चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में, कि वो उस्ताद ऐसा हो कि जो कि आपके दिल में उस सब्जेक्ट के लिए मोहब्बत पैदा कर दे, तो काम आधा हो जाता है आपका। तो वो जो उस्ताद है वो आपको मिले। अब हमारे जो निज़ाम तालीम है, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अगर हम बात करें, वो जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी ज़ाहिर है कुछ अच्छे तो असातिज़ा होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचर है वो कहाँ है? अच्छा, टीचर्स का तो बहुत अहम रोल होता है, और स्पेशली जब हम स्टूडेंट्स थे तो टीचर जो था वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, हमारी तरबियत भी करते थे, हमारी काउंसलिंग भी करते थे, हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनते थे। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली आज टीचर्स का वो रोल नहीं रहा, क्योंकि एक तो एजुकेशन में कमर्शलाइजेशन भी आ गई है। एक हायर क्लासेस में टीचर्स जो हैं वो 3 3 4 4 जगह पढ़ा रहे होते हैं। उसके अलावा टीचर्स की कोशिश होती है कि ट्यूशन हो जाए या अकेडमी हो जाए। मैं मतलब उनको फुली ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम एक जो वो प्रोफेशन था टीचिंग का, एक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें प्राइमरी गोल जो था वो इकोनॉमिक नहीं था, वो स्टूडेंट की वेलबींग था, वो मेरा ख्याल है बैक बर्नर पे चला गया। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं है टीचर्स की, टीचर एब्सेंटीइज्म बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, टीचर्स को फायर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे लगता है लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कि अब टीचर्स का रोल है, बट टेक्नोलॉजी बहुत हद तक उसे ऑगमेंट कर सकती है, जिस तरह ये चैट जीपीटी, जेमिनाई हो गए। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर रही है, वहाँ एक चैलेंज ये है कि आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप फ़ोन पे डूम स्क्रोलिंग, जो पिछले साल का वर्ड ऑफ द ईयर था ऑक्सफोर्ड का, जी। कि आप बस टिकटॉक खोलें या सोशल मीडिया खोलें और आप रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टू योर डूम। तो अब वो डिस्ट्रैक्शंस को भी स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है, मोटिवेशन रखनी है। और इसमें मेरा ख्याल है एक सोसाइटल और एक पेरेंट्स का जो रोल है, पेरेंट्स ने भी जो ज़्यादा स्कूल्स या टीचर्स पर डाल देते हैं, उसको वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि टूल्स अब इतने अवेलेबल हैं कि अब मुझे लगता है कि एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग वेल बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, ये चूंकि आपने डूम स्क्रोलिंग का जिक्र किया, आप कितना ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हैं, इस तरह की जो फारिग औकात वाली स्क्रोलिंग होती है, और अगर नहीं करते तो फिर बचते किस तरह हैं इससे? नहीं, मैंने पिछले साल ये नोटिस किया कि बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था। अब बैठे हैं सोफे पे, बैठे हैं आप, बस शुरू हो गए हैं। और बेसिकली साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि वो जो एल्गोरिदम्स हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं कि आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट रखें। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज पैसे ही तब बनाती हैं जितना ज़्यादा टाइम आप उनके प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो एक रील देखी, दूसरी देखी, बीच में ऐड आए, तो आपसे पैसे बन गए। लेकिन जो दूसरा वर्ड ऑफ द ईयर था डूम स्क्रोलिंग के साथ, वो था ब्रेन रॉट। हम्म। यानी डूम स्क्रॉलिंग आप करते हैं तो आपका ब्रेन रॉट रॉट कर हो जाता जाता है। है। तो एक कॉन्शियस डिसीजन मैंने पिछले साल लिया कि नहीं, आई विल नॉट। और अगर मैं रील्स देखना शुरू हूँ भी तो बस आई जस्ट स्टॉप एट 1 और 2, और मैं कहता नहीं, गेट टू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। सही है, ये कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है इसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, इतनी इजी डिस्ट्रैक्शन है, टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम, आप किधर किधर से आपके पास कंटेंट आ रहा होता है। अब उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, कि आपने अपने दिमाग में फिल्टर लगाना है कि मेरा टाइम वैल्यूएबल है। देखें, हम सबसे एक जो अनफॉर्चुनेट बात और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है, कि हम अपने आप को सबसे कम वैल्यू देते हैं और चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू वैल्यू देते हैं। देते हैं। एक 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 इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ से मेरी गपशप लगी थी, उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा, देखें,
आप मोबाइल फोन लेते हैं ना, तो आप उस पे फौरन स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगाएंगे, आप उसके ऊपर वो केस भी लगाएंगे कि गिरे तो टूटे ना, उसको कुछ हो ना। लेकिन मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे तो जीब्रा क्रॉसिंग नहीं देखेंगे। पता नहीं क्यों हम, शायद ये कलोनियलिज्म की वजह से भी है कि हम अपनी जिंदगी को बड़ा डी वैल्यू करते हैं और चीज़ों को बड़ा वैल्यू करते हैं। तो हमें अपनी वैल्यू को एहसास, हमें अपने टाइम की वैल्यू का एहसास करना चाहिए कि भाई हम ये जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बट पॉजिटिव इंटरटेनमेंट जो आपको ग्रो करे। आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, आप कोई अच्छी आप न्यूज़ पढ़ लें, आप बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बेगम तो मुझे बहुत डांटती है जब वो मेरे हाथ में इस तरह मोबाइल देखती है, और देखती है ना वो अंगूठा हिल रहा होता है वो स्क्रोलिंग करते हुए एक खास तरीके से, तो वो बड़ी डांट पड़ती है ज़बरदस्त। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, होता था? और बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मेरा ख्याल है ये काफी सारे मर्द हजरात इस पे एग्री करेंगे कि अब तो मोबाइल फोन वॉशरूम में लेके जाने पर पाबंदी लग चुकी है। और मेरा ख्याल है दैट्स बिन फॉर द बेस्ट। वॉशरूम के दरवाजों पे लिख दिया जाए कि मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, ये नॉट। जरूरी है। अच्छा, आपने जर्नलिज्म भी पढ़ा और आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी, ये तो खुद मतलब वो जो ब्रेन रॉट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं ये, तो ये सब्जेक्ट्स आपने चुने और अब आप पीएचडी कर रहे हैं। वो पीएचडी किस सब्जेक्ट में है, थोड़ा सा इस सफर के बारे में भी बताइएगा। सो पीएचडी सेम कंटिन्यूएशन, जर्नलिज्म, न्यूज़ प्रोडक्शन पाकिस्तान के हवाले से कि न्यूज़ प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैसी हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, सेंसरशिप कहाँ है, सेल्फ सेंसरशिप कहाँ है। तो दैट्स ये मेरा प्राइमरी टॉपिक है। तो यस, नहीं, आई डोंट थिंक कि ये देखें, पॉलिटिक्स जो है और जर्नलिज्म जो है, इसको हम फजूल में बुरी रैप देते हैं। हमारे जो दुनिया का सिस्टम है वो पॉलिटिकल है। दुनिया की बिल्कुल। जितनी एडवांसमेंट है, आप उसको क्रेडिट देंगे कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने उसको वन वे और अनदर इनेबल भी किया है, सपोर्ट भी किया है। तो आई थिंक सिस्टम्स को पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। बट ऑब्वियसली यस, क्या कहते हैं, चैलेंजिंग होता है, थोड़ी सी डिप्रेशन, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की के बारे में पढ़ते हैं, फिक्र करते हैं और कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ। लेकिन ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द जर्नी। अब हम हमारी जनरेशन है, हमारा एक रोल है इस मुल्क के लिए, तो उसको आगे लेके चलना है। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल एल्बोज। बिल्कुल। यस। अच्छा अली, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लें, वक्फे के बाद दोबारा फिर इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। नाजरीन, यहाँ पर हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज ईद स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। अली मोइन नवाजिश, पाकिस्तान के होनहार सबूत हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कंपैरिजन की बात कर लें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़, मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा था कि अब अगर हम कंपैरिजन करें, आपने बाहर भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान ने भी तालीम हासिल की, वो सिस्टम्स जो तालीम के मैदान में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, हम देखते हैं कि जी फिनलैंड जो है उसका एजुकेशन सिस्टम सारी दुनिया में सबसे बेहतर करदाना जाता है। अब तो खैर यूनिवर्सिटीज़ के मामले में अमेरिका टॉप था, लेकिन अब जो हालात खैर वहाँ के हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद के आने के बाद, तो वो एक अलग ही मामला हो गया। लेकिन एज एन एजुकेशन सिस्टम, अगर हम सिस्टम को देखें तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन से, यूं कहें कि 3 बड़े फ्लॉज हैं जो कि हम अगर दूर कर लें तो हम भी बेहतर एजुकेशन सिस्टम और बल्कि बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की तरफ वो कदम बढ़ा सकते हैं? बहुत ऐसा सवाल है इसमें। देखें, एक चीज़ तो ये कि जो मेजर फ्लॉज हैं, नंबर वन, वो ये है कि हम एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसे सोसाइटी हम सीरियसली नहीं लेते। हम इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर लेते हैं, लेकिन सोसाइटी के लेवल पे नहीं लेते। हम पॉलिटिकली कहेंगे कि एजुकेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल सिस्टम हमारे एजेंडा पे नहीं होता। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गली कौन बनाएगा, सड़क कौन बनाएगा। ये इस पे बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं। दूसरा, तो हम पहली तो इसको प्रायोरिटी बनाएं। जब तक हम ऐसे सोसाइटीज़ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, हम ठीक नहीं करेंगे। दूसरा मसला हमें हमेशा रिसोर्सेज का रहा है कि हम उतने पैसे स्पेंड नहीं करते, एफिशिएंटली स्पेंड नहीं करते, अच्छे टीचर हायर नहीं करते। टीचिंग जो मतलब बाहर के मुल्कों में है एक अच्छा प्रोफेशन समझा जाता है, अच्छी सैलरीज भी होती हैं, कंपेरेटिव सैलरीज होती हैं। जब तक वो हम टीचर्स को नहीं देंगे, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो मिल जाती हैं, बट जनरली कि टीचर्स मोटिवेट होकर पढ़ाएं, वो एक इशू है। और थर्ड जो एक चैलेंज भी है और एक ब्लेसिंग भी है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने पूरी एजुकेशन की गेम को बदल दिया है। देखें, अब पहले ये होता था कि एक टीचर अगर 30 बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे को एक चीज़ समझ नहीं आई,
तो वो टीचर वो अपना हाथ खड़ा करेगा, टीचर को कहेगा टीचर मुझे ये नहीं समझ आई, आप दोबारा बताएं। टीचर एक दफा बता देगा, दो दफा बता देगा, लेकिन पूरी क्लास को टीचर ने साथ लेके चला। तो लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी हो गई है, अब ये हो सकता है कि बच्चे को एक चीज समझ नहीं आई, वो अपने एआई टीचिंग असिस्टेंट से, जो अभी कुछ स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट ये पायलट प्रोग्राम्स हो रहे जी। हैं बाहर, कनाडा में भी, यूएस में भी, वहां पर वो अपने एआई टीचिंग असिस्टेंट से पूछेगा, वो उसको 10 बार 10 मुख्तलिफ तरीकों से उसकी पेस के ऊपर समझा देगा। तो अब अगर हमने एजुकेशन प्रॉब्लम पाकिस्तान को सॉल्व करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी को बहुत रैपिड पेस पे एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और एम्ब्रेस करने का मतलब ये है कि एक फीजिबल इम्प्लीमेंटेबल प्लान जिसको हम वाइड स्प्रेड बनाएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा बड़ा शौक रहा है कि हम मॉडल कॉलेज बना देते हैं, एक हाँ। अच्छा इदारा बना देते हैं और कहते हैं ये देखें, जबकि बहुत सारे और बच्चों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं सीरियसनेस के, फंडिंग के, और अब टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज और ब्लेसिंग है, अगर हम इन लाइंस के ऊपर काम करें तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमें अपने बोर्ड्स को कंपेरेटिव करना है, बोर्ड्स को बेहतर बनाना है, फेयरनेस लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है, एजुकेशन मजाक ना हो, चीटिंग ना हो, जिस तरह की वीडियोस आती हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, जब हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कौम को सिस्टमैटिकली, बाय डिजाइन, बाय अ प्लान, तालीम से किसी तरीके से दूर रखा गया है ताकि लोगों में शऊर ना आ जाए? देखिए, कंस्पिरसीज पे हम जाएं तो हो सकता है, बट मेरा ख्याल मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ विल ज्यादा है। अगर इसमें कंस्पिरेटोरियल एलिमेंट है तो शायद होगा, लेकिन ऑब्वियसली फिर हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके मैसेज को दूर रखा जा रहा है तो हम उनके लिए आवाज उठाएं। अगर हम ब्लेस्ड हैं सोसाइटी में, तो हमें उनके लिए ना सिर्फ आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम जो आएगा अगले 10 से 15 20 सालों में, जो बड़ा नुमाया होकर नजर आएगा, एक तो ये कि वेस्टर्न कंट्रीज या जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ लेबर विल बी रिप्लेस्ड बाय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाँ। रोबोटिक्स। मतलब द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी आउट देयर। फेडेक्स जो है वो ट्रायल कर रही है मेल सॉर्टिंग का रोबोट्स के साथ, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ। बीएमडब्ल्यू ने एक फैक्ट्री, अगर आप यूट्यूब पे भी देखें, वो एक बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं। जी। तो एक तो लेबर की डिमांड, अनस्किल्ड लेबर की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। उसके साथ साथ इवन स्किल्ड लेबर टू सम एक्सटेंट, कि फेसबुक जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग यहाँ फ्रीलांसिंग करते हैं, कोडिंग की है, वो फेसबुक ने कहा है कि अगले साल के एंड तक 50% हमारा कोड जो है वो एआई लिखेगा। हम्म। तो इसलिए ये तो अब हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक क्या कहते हैं सिक्योरिटी इसमें है कि हम हाई स्किल्स की तरफ जाएं और अपने बच्चों को एजुकेट करें। क्योंकि जो हम जिस मैकेनिज्म पे चलते आए हैं कि लेबर क्लास और ये और वो, और हम एक्सपोर्ट कर देंगे और बाहर लोग चले जाएंगे काम करेंगे, वो 15-20 साल में बहुत रैपिडली चेंज होगा। और इस पे लोग कहेंगे कि भाई इतना रैपिडली चीज़ें चेंज नहीं होती। आप सिर्फ देख लें कि 2006 5-6 में पहला स्मार्टफोन आया और उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। और आज कहाँ तक और पहुंच गए? ये 15-20 साल का सफर है। तो यही अब एआई और रोबोटिक्स की जो एडवांसमेंट हो रही है, ये भी 15-20 साल का सफर होगा और दुनिया बदल जाएगी। अच्छा, क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वालिदैन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, क्या हमें ये कहना चाहिए कि चलो हमने अपने मुल्क की तो एजुकेशन का हाल देख लिया, हम सब जानते हैं, क्या आप ये रेकमेंड करेंगे कि जिसके पास भी रिसोर्सेज हैं या जिसके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो भी वो कोशिश करे कि किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को बाहर भिजवाएं तालीम हासिल करने के लिए? वो उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। वुड यू रेकमेंड? आई विल रेकमेंड। देखिए, हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। अगर उसकी कॉस्ट बहुत ग्रेट है और स्पेशली रुपये की डिवैल्यूएशन के बाद और ग्रेटर हो गई है, अगर तो आपको लगता है कि आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसका है तो ठीक है। बट मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो हमारी यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, एंड दे गॉन टू बी वेरी सक्सेसफुल, इधर भी बाहर भी। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट फिर चीखना शुरू हो जाएगा। बट आपको भी पता है कि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। तो वो एक पर्सनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि बाहर जाकर सेटल होना अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। यूके ने भी कट्स लगा दिए, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने भी कट्स लगा दिए, कनाडा ने भी कट्स लगा दिए। यूएस में ट्रम्प जो कर रहा है वो तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वीजाज जी। रिवोक करने की तरफ जा रहा है। तो अब दुनिया भी इतनी वेलकमिंग नहीं रही कि आप बाहर जाके उस तरह पढ़ सकते हैं और वहां सेटल हो सकते हैं। तो ये भी एक चीज आपको अपने उस लेकिन मतलब सेटल एनालिसिस होने के वाली अंदर। बात को रहने दें अगर हम, और सिर्फ बात करें कि भाई आप किसी तरीके से अपने लिए ये मौका क्रिएट कर सकते हैं कि बाहर जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो ये ज़रूर कर लें।
जी बिल्कुल, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपके ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका हमेशा अच्छा होता है। देखें, और ये तो पहले वक्तों में भी होता था ना, कि लोग दूर दूर जाके तालीम हासिल करते थे, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर आपका विजन एक एक ही तरह का रह सकता है। तो आप जितने ज़्यादा एक्सपोज होंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा, उतना आपका विजन ब्रॉड होगा, उतनी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, उतनी आपको दुनिया नजर आएगी। सो 100%, मतलब अगर आप जा सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल रही हैं, लेकिन चूंकि वक्त जो है हमारा हमेशा उसकी कैद होती है। आखिरी चीज़, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या चीज़ ऐसी है जो कि एक स्टूडेंट को और एक अच्छे स्टूडेंट को मुमताज़ करती है एक दूसरे से? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अच्छा, मैं इस बात में फर्म बिलीवर हूँ कि कोई नेचुरली इंटेलिजेंट या कोई नेचुरली बेवकूफ़ नहीं होता। हम्म। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सारी जिंदगी सुनता आया कि वो अच्छा, तो ये तो बच्चा इंटेलिजेंट ही नहीं है, ये तो पिक ही नहीं करता। वो एक जो क्रिटिसिज्म्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारे हमें वैसे ही शौक होता है। हाँ। तो वो मैं सारी जिंदगी सुनता आया हूँ, और मैंने सारी जिंदगी देखा है, और मैं ये बिलीव करता रहा, क्योंकि मुझे बताया गया कि मैं एक अच्छा स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूँ। एट द सेम, तो ये तो आप छोड़ दें, एक अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट में सिर्फ ये फर्क होता है, और सिर्फ ये फर्क होता है, कि एक अच्छा स्टूडेंट अपनी प्रायोरिटी सही रखता है, वो बैठ के टाइम देता है, जो प्रॉब्लम अगर कोई चीज़ उसे ना समझ आए, वो उसको समझने की कोशिश करता है, और मेहनत करता है और छोड़ता नहीं है। सिर्फ अगर आप स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब तो मसला, मैंने कहा ना, इतनी लकी है हमारी ये जनरेशन, कि आप कोई पास पेपर कर रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने फोन निकाला, आपने तस्वीर ली, आपने चैट जीपीटी को बताया, उसको कहा कि भाई मुझे ये समझा दो, उसने उधर सॉल्व करके आपको 10 मुख्तलिफ तरीकों से समझा दिया। तो दुनिया बदल गई है। सो अब कोई भी स्टूडेंट जो है, उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वो सिर्फ टाइम दे। टाइम और एफर्ट, ये दो चीजें अगर एक स्टूडेंट करे, तो वो कोई स्टूडेंट उससे बेहतर नहीं है, कोई स्टूडेंट उससे बुरा नहीं है। डिफरेंशिएशन सिर्फ मोटिवेशन, फर्स्ट स्टेप और टाइम एंड एफर्ट की है। चाय के ढाबों पे ना बैठे बस जाकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अब बैठेंगे, डूम स्क्रॉलिंग ना करें, क्या कहते हैं, अपनी प्रायोरिटी सही रखें, क्या कहते हैं उसे, बिकॉज हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं एज ए सोसाइटी ना। हाँ। मतलब इसकी एक मिसाल मैं आपको, जाते जाते, आई नो आपका टाइम कम है, लेकिन आप को पाकिस्तानी सोसाइटी और बाहर की सोसाइटी में एक चीज़ का फर्क नजर आएगा, अच्छी भी है बुरी भी है। लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी फोन करें, यार किधर हो, आ जाओ, मैं चाय पीते हैं, या उधर हम्म। रेस्टोरेंट बैठते हैं, कहेगा हाँ ठीक है, मैं 10-15 मिनट में पहुंच गया। वो आ जाएंगे, आप बैठेंगे सारी रात गप्पे मारते रहेंगे। हमारे दोस्तों के हाँ, साथ इसी ऐसे तरह ही। होता है। ठीक है, बाहर आप भी रहे हैं, आपको पता है, आप किसी को कहें यार मिलते हैं, अच्छा यार, सो अगले वीकेंड तो मेरा बिजी है, उसके अगले वीकेंड हम कर लेते हैं, बिकॉज आपने अपनी प्रायोरिटीज इतनी स्ट्रेट रखी हुई हैं, काम के हवाले से, घर के हवाले से, ऑफिस के हवाले से, हम्म। कि इट्स नॉट लाइक सब चीजें छोड़ के बस आए बैठ के वेले बैठे रहते, राइट। बिल्कुल। तो ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। खैर, हमारे तरफ ब्लेसिंग भी है कि यू आर नेवर अलोन, बट प्रॉब्लम भी है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप प्रायोरिटाइज चीज़ों को नहीं करते, काम को नहीं करते, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। एक्चुअली एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये भी है कि हम वी आर वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव पीपल, और हम बहुत सारे अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको फजूल चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। आप होटल जाएंगे, एक बंदा खड़ा होगा, वो दरवाज़ा खोल रहा है, 20 वेटर होंगे एक रेस्टोरेंट में, या लो स्किल्ड जॉब्स में, हम कहते हैं पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, यहाँ ड्राइवर होते हैं, सफाई वाले होते हैं, ये होते हैं, हम्म। बाहर तो लोग ये सारे काम खुद करते हैं। बिकॉज आप एक बंदे को टोटली ज़ाया कर रहे हैं फॉर एन अनप्रोडक्टिव काम, जो इकोनॉमी के अंदर एक चीज़ प्रोड्यूस नहीं करा। ये काम बाकी सारे खुद करें, और जो आपकी लेबर है उसको आप स्किल्स दें, ताकि वो अच्छे काम करें, वो प्रोडक्टिव काम करें, जो इकोनॉमी के लिए, मुल्क के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, फायदा दें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी आपका। और ये जो आपने स्टूडेंट्स के लिए आखिर में बात की कि भाई प्लान कर लो, प्लान करता है हर शख्स वो कामयाब होता है, जो प्लान करता है वो कामयाब होता है। बल्कि वो किसी ने कहा था ना कि जी, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैंने भी सीखी, और बहुत सारी बातें यकीनन आपने भी सीखी होंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन पाकिस्तानियों से जो कि हैं तो दयार खैर में, लेकिन वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अब जिस खातून से आपकी हमें मुलाकात करवानी है ये हैं जी वो खातून, इनका नाम है रुखसाना इस्माइल। बरतानिया में ये मुकीम है खातून और कश्मीरी खातून है। और ये बरतानिया का एक टाउन है जिसका नाम है रॉथरहैम, और रॉथरहैम की ये मेयर बनी हैं। तो ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं मेयर बनने के एक्सपीरियंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं रुखसाना इस्माइल साहिबा, रॉथरहैम की मेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और चूंकि ईद का मौका है तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और आपके सब नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा रुखसाना, देखिए आती है बरतानिया की तो हमने लंदन के मेयर जो सादिक खान है उनका नाम सुना, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी। आप हैं जी रॉथरहैम की मेयर, तो ज़रा हमें रॉथरहैम के बारे में बताएं, ये किस तरह का इलाका है, किस तरह का टाउन है ये? जी, तो रॉथरहैम एक टाउन है यूनाइटेड किंगडम में। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टाउन है। जैसे कि सिटीज़ तो बहुत बड़ी होती हैं, जी। ये टाउन इतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मिक्स है कम्युनिटी सारी। तो जो कम्युनिटी है वहाँ यहाँ की काफ़ी यूनाइटेड है इस वक्त। तो इट्स अ प्रिविलेज्ड पोजीशन टू बी इन। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज़्ज़त दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रिविलेज्ड पोजीशन है। काफ़ी मैं ऑनर्ड हूँ इस पोजीशन में, इस रोल में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मौका दिया है रिप्रेजेंट करने के लिए। जी अपने जो कश्मीरी भाई बहन है, पाकिस्तानी भाई बहन है, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौका दिया है। तो ये काफ़ी एक प्रिविलेज्ड और ऑनर्ड पोजीशन है मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये चूंकि ज़ाहिर है आपको इतना बड़ा ये रोल मिला है, ये मेयर का रोल जो है ये एक सेरेमोनियल रोल होता है, तो इसमें मेयर को क्या क्या काम करने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं मेयर की, ये भी कुछ जी, बताइएगा जी। हमें। जी, बिल्कुल ये एक सेरेमोनियल रोल है। तो ये जो इसका जो मेन रोल है यही कम्युनिटीज़ में जाना और कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करना, एक रिप्रेजेंट करना। जहाँ भी आप जाएँगे आप रॉथरहैम को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने टाउन को बड़े फ़ख्र से रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव लाइट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये साथ में साथ ये भी होगा कि मैं चाहती हूँ कि मैं एम्पावर करूँ हमारे आने वाली यंग जनरेशन जो है, हमारी जो ये आने वाली नस्ल है, उनको मैं एम्पावर करूँ इस रोल से, और जो मैं काम करूँगी। सही। अच्छा, मैं जब आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें मैंने ये देखा कि आपने काफ़ी यंग एज में वॉलंटियरिंग का आगाज़ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा आपने इदारों के लिए वॉलंटरी काम किया। तो फिर आप मेयर के रोल तक कैसे पहुंची, ये मैं चाहूँगा कि जर्नी जो आपका है वो हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करें, फ्रॉम वॉलंटियरिंग टू जी, पॉलिटिक्स एंड टू जी। बिकमिंग अ मेयर। तो वॉलंटियरिंग मैंने जब शुरू की तो उस वक़्त मेरे पास एजुकेशन भी नहीं थी इतनी। तो वॉलंटियरिंग जब मैंने शुरू की चैरिटी सेक्टर में मैंने शुरू की थी एक केस वर्कर के हैसियत से। अच्छा। तो वहाँ से मैंने जितने भी आप रोल्स सोच सकते हैं ना चैरिटी सेक्टर में, सभी मैंने किए थे। ओके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त सीईओ हूँ एक चैरिटी की। माशाल्लाह। तो जो ये पॉलिटिकल रोल था काउंसलर का, ये इलेक्शंस हुए थे 4 साल पहले, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। और बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ कश्मीरी, आप पाकिस्तान से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं? बहुत कनेक्टेड हूँ, पाकिस्तान में काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ। माशाल्लाह जब हॉलिडेज़ पे आते हैं तो पाकिस्तानी में आती हूँ, कश्मीर में, पाकिस्तान में। तो बहुत कनेक्टेड हूँ, पाकिस्तान आके मुझे बहुत माशाल्लाह सुकून मिलता है। हालाँकि मैं पैदाइश पाकिस्तान की नहीं हूँ, अच्छा। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान आके वहाँ पे एक अपनापन है, बहुत सुकून मिलता है। बैकग्राउंड में आज़ाद कश्मीर एक गाँव की हूँ, तो मुझे वैसे भी नेचर बहुत पसंद है। आउटडोर यहाँ पे भी कंट्री साइड मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं जाती हूँ पाकिस्तान कश्मीर में, ख़ास तौर पे अपने घर, तो वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। रॉथरहैम का और कश्मीर का कंपैरिजन करवाएं आपसे तो कर सकेंगी आपके रॉथरहैम और कश्मीर में क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ फ़र्क है? जी, जी। कम्युनिटी जो अपनापन होता है, जहाँ पे आप एक टुगेदरनेस महसूस करते हैं, यहाँ रॉथरहैम में भी है कम्युनिटी में, तो आप जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे भी है।
तो जो अलग है, आई वुड से जुबान कहूंगी, लेकिन फिर भी कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जी जाती जी है। जी। अम, अलग शायद क्लाइमेट है। पाकिस्तान में गर्मियों में बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती कश्मीर में। और यहाँ पे गर्मियों में बारिश होती है हर वक्त। हाँ, ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मुसलमान मुल्क है, तो वहाँ पे अजान 5 वक्त होती है, आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन फिर ये एक क्रिश्चियन कंट्री है और हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा रुखसाना, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वैसे तो पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि जी हिजाब की वजह से, रिलीजन की वजह से बड़ी मुश्किलात होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलात आई हैं रिलीजन की वजह से या हिजाब की वजह से? देखिए, आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया पे डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही होता है। तो मेरा ये है कि बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हाँ। डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वहाँ पे कमेंट करने के लिए, ऐसी वैसी मैं उनको प्रायोरिटाइज बिल्कुल नहीं करती। क्योंकि जब ये आपके बारे में, आपको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है या कोई फॉल्स एलिगेशंस वगैरह आपके कोई कोई फैला रहा हो, तो उनका ये होता है कि आप रिस्पॉन्स करें। तो जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आप अपना टाइम उनको देते हैं। तो मेरा ये एक हाँ। असूल है कि ऐसे जो कीबोर्ड वॉरियर जिन्हें कहते जी हैं, जी जी। जो लैपटॉप के पीछे बैठे होते हैं, उनके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये बड़ा अच्छे वैसे आपकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं देख रहा था इंडियन मीडिया पर भी बड़ा आपके खिलाफ नेगेटिव बातें की जा रही थी। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है बिल्कुल कि नहीं उनको देना इग्नोर चाहिए। करो। जी, बिल्कुल, मतलब इग्नोर कर देना चाहिए उनको। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि आपको आपको खुद एज़ इंडिविजुअल आपको पता होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, हम्म। कैसे आप अपने काम पे तवज्जो दे रहे हैं, कैसे आपका काम एम्पावर कर रहा है दूसरों को। तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाएँ जहाँ पे पॉज़िटिव रोल मॉडल आप बन सकें, एक अच्छे मुसलमान बन सकें, बिल्कुल। पाकिस्तानी बन सकें। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए, एक अच्छा सिटिज़न बन सकें, अपने यस। कम्युनिटी जो आगे-पीछे है उनके लिए एम्पावरमेंट का ज़रिया बन सकें। अच्छा, मेयर बनने का सबसे फन और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? सबसे फन पार्ट तो ये है जी, ये जो चेन पहना है। हाँ। अगर मेयर ना होती तो चेन नहीं पहनती। सही है। और आई थिंक मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं कम्युनिटी ओरिएंटेटेड हूँ और हर वक्त रहूँ भी ऐसे ही थी मेरी बैकग्राउंड भी। तो मेरे लिए ये है कि अलग अलग इंडिविजुअल से मुलाकात करना, ऑर्गेनाइजेशन से बात करना, कम्युनिटी में हमारी जाना सारे रॉदरम में। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये है। हम्म। और सीखना हर किसी के बारे में, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाँ। अम, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे इल्म में इजाफा हो रहा है हर दिन। बड़ी बात है कि आप सीखते भी हैं और इल्म में इजाफा होता है। लेकिन मैं इसी चेन पर आऊँगा। ये मुझे बताएं, ये जो चेन आपने पहनी हुई है, ये क्या असली सोने की है और ज़्यादा ये भारी तो नहीं है ये क्या? जी, जी, बहुत भारी है। अच्छा। काफी भारी है। ओके, एंड दिस इज प्योर गोल्ड? जी, जी। ओके। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ख़वातीन का कितना एक्टिव रोल होना चाहिए पॉलिटिक्स में, और उससे कितना कितना पॉजिटिव चेंज आता है सोसाइटी में? आना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि चेंजेस आए हमारे माशरे में, हमारी सोच में जो चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, तो आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स में आते ही बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, और फिर यस। आप एम्पावर करते हैं औरों के लिए, जो हमारे आने वाली नस्ल की बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोल मॉडल्स हों। मैं आपसे पूछूं कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो वो क्या बताएंगे आप? अक्सर जब आप हक और सच पे चलते हैं तो अकेले ही चलते हैं। तो अकेले चलने के लिए आपको आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए होती है, जो जो आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के साथ आती है, हर एक चैलेंजेस के साथ आती है। तो मेरे लिए हर एक वो औरत, मर्द,
बच्चा एक रोल मॉडल है जो हक सच पे चले। वो क्या ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, आप माशाल्लाह रिलीजियस खातून हैं, रिलीजन को प्रैक्टिस करती हैं, हम सबको ऐसा करना चाहिए। तो रिलीजन से आपको कितनी एम्पावरमेंट मिलती है? कभी नहीं, रिलीजन के करीब होना मुझे कभी कोई मुश्किलात नहीं, कुछ नहीं। अलबत्ता जब सुबह अगर फजर की नमाज में टाइम पे पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तो मेरा जो दिन है ना बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह चलता है। तो अगर कभी कज़ा हो जाए नमाज या तबीयत ख़राब हो किसी वजह से, तो उस दिन जितनी मर्ज़ी मैं तैयारी कर लूँ ना, फिर भी मेरा दिन जो है ना इस तरह महसूस होता है जैसे मैं कैच अप कर रही हूँ। हाँ। तो शुरू से लेके जो मेरा मज़हब है, दीन की वजह से मुझे एम्पावरमेंट मिली है। ओके। अच्छा, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रिलीजन से दूर हो रहा है, क्या क्या ऐसा है? मैं नहीं मानती कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो रिलीजन से दूर हो रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा दीन की अम, दीन की तालीम हासिल करने को मिलती है। यहाँ पे ज़्यादा है जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा है कशिश के हम कुछ अपने रिलीजन के बारे में सीखें। तो यहाँ पे तो काफ़ी नेगेटिव्स भी होते हैं लेकिन पॉजिटिव्स मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिव्स थे। सही। अच्छा, पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगी जो पाकिस्तान में रहते हैं? उनकी क्या पॉजिटिव चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्या चीज़ ऐसी है जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए? कम्युनिटी ओरिएंटेटेड बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे डिवीज़न होते हैं ना, हमारी जो होती है हमारी कल्चरल जो डिवीज़न होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी यहाँ पे हों या पाकिस्तान में हों, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम इन पे तवज्जो दें और ये हटा दें, तो हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ वो काफ़ी मज़बूत हो जाएगी। और जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अपने आप पे बिलीव करें। अगर आप अपने आप पे बिलीव करेंगी, तो हर चीज़ आसानी हो जाएगी, हर कदम जो आप बढ़ाएँगी, वो आसानी से बढ़ाएँगी। ये होता है ना कि हम किसी और को भी देखते हैं कि रोल मॉडल है, हम किसी और को भी कोई और जैसा बनना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंस किसी और में भी देखते हैं। पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस देखें, पहले अपने आप पे बिलीव करें। ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आप जाएँ, आप यही सोचें कि ये मैं हासिल कर सकती हूँ। तो जब आपकी सोच ऐसी होगी और पॉज़िटिव सोच होगी, तो इंशाअल्लाह जहाँ पे भी आप जाएँगे, जो भी आप हासिल करना चाहती हैं, वो हो जाएगा। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त बात की आपने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रुखसाना इस्माइल हमारे साथ मौजूद थी, रॉथरहैम की मेयर। नाजरीन, ये था आज का स्पेशल एपिसोड। आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।